कि जब राहु और केतु के बीच में सारे सारे प्लैनेट्स जब फंस जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं सारे, तो उसको काल सर्प की पोजीशन कहते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कहीं ना कहीं मतलब नेचर का कॉल है ये, और जब आप नेचर का ध्यान नहीं दोगे तो आप देखो ना यार क्या हो रहा है बाहर। मैं एक्चुअली कुछ पढ़ ही रहा था जिसमें लिखा था सत्संग, मतलब सत का मतलब गुड, संग का मतलब कंपनी। तो हमें बहुत जरूरी है अपने आप को सत्संग में रहना, मतलब अच्छी कंपनी में रहना। तो लोगों में से पेशेंस लेवल खत्म हो गया था। अब जो लोग लॉकडाउन में एक एक महीना घर बैठ के निकलेंगे बाहर, तो आप सोचो पेशेंस लेवल कितना स्ट्रांग हो जाएगा, लोगों का कितना कंट्रोल अपने ऊपर हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी बात भरत ने भी कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, अबाउट योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम हमेशा उसी की वजह से परेशान रहते हैं, उसी की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप अपने रिश्ते सही रखेंगे ना, तब आपके नक्षत्र अपने आप सही हो जाते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज हिमांशु अशोक मल्होत्रा और मेरे साथ हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त भरत जायसवाल, जो कि एस्ट्रोलॉजी में माहिर हैं। ट्रस्ट मी, एंड ही इज वंडरफुल, ही इज एन एक्टर एज वेल। लेकिन मेरी जो मुलाकात भरत से हुई है बहुत साल पहले हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ही हैज बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल, स्पेशली रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली रिगार्डिंग हाउ लाइफ नीड्स टू बी लेड। सो वेलकम हिम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू भरत फॉर बीइंग हियर। हेलो एवरीबॉडी। भरत, मुझे एक चीज जाननी है सबसे पहले तो यार, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताओ ये कोरोना कब खत्म होने वाला है? ये बड़ा जरूरी है भाई। बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि कोरोना का जो मेरा कनेक्शन है, देखो एपिडेमिक है, कोई हमारे पास इसका चार्ट तो है नहीं, इसको हम किस तरीके से देखते हैं। बेसिकली राहु और केतु जो है ना, ये नवंबर मंथ से ही अर्धा और मूल नक्षत्र में दोनों के दोनों आ गए थे। अर्धा और मूल नक्षत्र इनका खुद का नक्षत्र है। अर्धा और मूल नक्षत्र ना ये बड़े बड़े मतलब डिस्ट्रक्शन वाले नक्षत्र है, और इसमें जब भी राहु केतु आता है कई सालों के बाद ही आता है, और जब जब आता है कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि नवंबर मंथ में इसको जुपिटर ने ज्वाइन कर लिया, केतु। ओके। और जुपिटर क्या है, बेसिकली जुपिटर जो प्लैनेट है ना, वो एक्सपेंड कर देता है, हर चीज को ना स्प्रेड कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये जो बीमारी को नवंबर मंथ में जैसे ही जुपिटर ने केतु को ज्वाइन किया, ये बीमारी को उसने एकदम से स्प्रेड कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब नवंबर से जैसे जैसे दिसंबर जनवरी आया, फैलती ही चली गई, किसी के हाथ में आई नहीं। मतलब चाइना इसको रोक नहीं पाया, पता नहीं उन्होंने कोशिश की भी नहीं की रोकने की, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैल गई। अभी क्या है कि 30 मार्च को जुपिटर ने धनु राशि छोड़ दिया है, केतु का साथ छोड़ दी। तो मींस अब जो हो गया बस। अब वो जो हो गया है, जो फैल गया है, वो चीज हमारे सामने अभी तक आ रही है, क्योंकि अभी तक स्टिल राहु और केतु सेम नक्षत्र में ही है। अब ये ज्यादा फैलेगी नहीं, जो फैल चुकी है उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो मतलब जिन लोगों को इन्फेक्ट। तो कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है कि मतलब ये जल्दी खत्म हो जाएगा? एक चीज क्या अच्छी हुई कि इसी समय देखो मेनली क्या होता है कि डॉक्टर्स और जो मेडिकल मेडिसिन है, उसको हम मंगल जो मार्च होता है ना, मार्च जो है इस समय एक्सॉल्टेड हो गया है। और खास तौर पे 2 अप्रैल तक जो है ना, मंगल जो है, तब तक थोड़ा सा मतलब टेंशन भी था, क्योंकि सैटर्न सेम राशि मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में ही सैटर्न और मार्च दोनों थे, लेकिन मार्च उससे कम डिग्री में था। और मेडिसिन को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सैटर्न और राहु सेम ग्रुप है। तो जो ये बीमारी फैली है, इसमें कहीं ना कहीं सपोर्टिव रोल सैटर्न का भी था। तो मार्च को उसकी डिग्री क्रॉस करनी थी। 2 अप्रैल तक तो टाइम बहुत खराब था। 2 तारीख के बाद जो है मंगल जो है उसने सैटर्न को क्रॉस किया। तो मींस अभी डॉक्टर्स और मेडिसिन अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे और उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। 14th को एग्जैक्टली सन एक्सॉल्टेड होगा। सन क्या है? सन का गवर्नमेंट है। मतलब अब देखो, तो मेडिकल टीम अपना काम कर रही है जो, लेकिन उसके अलावा लॉकडाउन किया है, लोगों तक ना पहुंचे। 14th के बाद गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे जो काम कर रही है, उसमें काफी स्ट्रांग होल्ड बनाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि सन एक्सॉल्टेड हो जाएगा। और जैसे ही सन एक्सॉल्टेड होगा, गवर्नमेंट के हाथ भी स्ट्रांग होगा डॉक्टर से साथ साथ। करेक्ट। लेकिन इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा है 22 अप्रैल को राहु ये अर्धा नक्षत्र छोड़ देगा, जिसकी वजह से सारा जो छोड़ दो भाई, हाथ जोड़ के कह रहे हैं छोड़ दो। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना, देखो कोई भी चीज हुई है, अभी लोग डरे हुए हैं, लोग डरे सहमे हैं इस चीज से। अभी इतना मैं बता रहा हूं कि 29 मई तक आपको इसके इम्पैक्ट दिखेंगे। हो सकता है आपका लॉकडाउन जल्दी खुल जाए, लेकिन 29 मई तक इसके इम्पैक्ट दिखेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट राहु और केतु के बीच में ही। जब राहु और केतु के बीच में सारे सारे प्लैनेट्स जब फंस जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं सारे, तो उसको काल सर्प की पोजीशन कहते हैं। मींस कि कहीं ना कहीं राहु केतु का जो है कंट्रोल ज्यादा है और प्लैनेट्स पे, तो उसके इम्पैक्ट हमें 29 मई तक दिखेंगे।
So good news for everyone. As much as we can understand astrology and as much as we can say with confidence, तब तक मुझे लगता है बड़ा जरूरी है कि हम पेशेंस रखें, धीरज रखें। भरत, मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला जो कर रहा है, ये जो चीजें हो रही हैं एस्ट्रोलॉजिकली, ये किस वजह से हुई हैं अकॉर्डिंग टू यू? कि मतलब इसमें भी कुछ फायदा है मैनकाइंड का अकॉर्डिंग टू यू, या कुछ सबक सिखाने के लिए हुई हैं? ये शास्त्रों में या एस्ट्रोलॉजी में कहीं बताया जाता है? एस्ट्रोलॉजी में ये जो इवेंट हुआ, ये इवेंट कई टाइम पर होते हैं। ओके। मतलब जब किसी भी चीज, कोई भी चीज ओवर, देखो ये किया किसने, मतलब ये राहु केतु ने बेसिकली किया। जो भी ये पहले से पता था क्या कुछ एस्ट्रोलॉजिकली कि ऐसा कुछ होने वाला है, बड़ी दुर्घटना इस तरह से घटने वाली है? देखो लोगों को आइडिया तो होता है कि कुछ यार ये प्लैनेट की पोजीशन ऐसी बनी है, कुछ होने वाला है, लेकिन लोग एग्जैक्ट, देखो अभी क्या है ना कि हम लोग की लिमिटेशन, हम एग्जैक्ट ये नहीं बता पाते कि क्या होगा। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन ये हालात देखो तो शायद लड़ने में इतना डिस्ट्रक्शन नहीं, मतलब पूरा वर्ल्ड इतना अफेक्ट नहीं होता जितना कि इसमें होगी। आज मतलब हम सोच नहीं सकते थे। मतलब मेरे डैड से मैंने पूछा कि मतलब ही इज ऑलमोस्ट 75, तो मैंने उनको पूछा कि डैडी कभी आपने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? कह रहे मैंने सपने में नहीं सोचा था कि इस तरीके से मतलब लॉक हो जाएंगे घर में। कहीं ना कहीं मतलब नेचर का कॉल है ये, और जब आप नेचर का ध्यान नहीं दोगे तो आप देखो ना यार क्या हो रहा है बाहर। आप बाहर क्लाइमेट देखो, आप मतलब इस बार फुल मून हुआ था, 2 दिन पहले फुल मून था, एंड इट वाज ब्यूटीफुल यार, बहुत ही खूबसूरत। तो ये नेचर का कॉल है, तो ये ऐसा होना था। और इसमें कहीं ना कहीं आप देखना, ये राहु केतु है ना, जिसने प्लैनेट्स को जो जिस तरीके का चेंज पूरी दुनिया को दिया है, आपका नेचर को देखने का, आपको दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। अरे वाह। एक तो लोगों में से पेशेंस लेवल खत्म हो गया था। अब जो लोग लॉकडाउन में एक महीना घर बैठ के निकलेंगे बाहर, तो आप सोचो पेशेंस लेवल कितना स्ट्रांग हो जाएगा लोगों का, कितना कंट्रोल अपने ऊपर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि डिसिप्लिन कैसे होना है और कैसे पेशेंस लेवल जो खत्म हो गया था आज के बच्चों में। तो ये नेचर का ही कॉल है, आपको एक मैसेज दिया है कि खुद समझ जाओ, नहीं तो वो तो करा ही दिया नेचर ने सब कुछ। भाई खुद समझ जाओ, नहीं तो नेचर आपको डंडे मार के समझा ही देती है। समझा ही देगी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाहो ना चाहो आपको बिठा दिया गया। और सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट मैनकाइंड को ही हुआ है, बाकी जानवरों को नहीं हुआ है, बाकी किसी को, क्योंकि बाकी सब नेचर के साइकिल के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हम ही हैं जो नेचर को डिस्ट्रॉय करने पे लगे रहते हैं। मुझे एक चीज बताओ, एस्ट्रोलॉजी का जिंदगी में कितना बड़ा मायना है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? देखो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ प्लैनेट्स है और सब कुछ लिख गया, बस हम वो करते जा रहे जो प्लैनेट्स हो गया। मुझे लगता है कि प्लैनेट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और उसके साथ उतना ही इंपॉर्टेंट रोल आपके कर्मों का भी है कि आप किस तरीके से कर्म कर रहे हो आप। तो ये दोनों चीज आपस में जुड़ी हुई है, और आपके कर्म और आपके आसपास का सर्कमस्टांसेस और आपका जो प्रारब्ध है, जिस घर में आप जन्म लेते हो या जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हो या जैसे जैसे लोगों के पास जाते हो या जैसे जैसे कर्म करते हो, वो डिसाइड करता है कि इसमें पर्टिकुलर कौन सा ही कर्म आप करोगे। जैसे हर चार्ट के अंदर ऐसे आपके अंदर टैलेंट होते हैं कि इस टाइप के आप कर्म कर सकते हो। अब उसमें से आपने किस कर्म को चूज किया और किस कर्म की तरफ पे चल पड़े। लास्ट टाइम हमारी बात भी थी, ट्विंस होते हैं। अब ट्विंस की टाइमिंग तो एक ही होती है, लेकिन आगे पीछे थोड़ा सा फर्क होता है 1-2 मिनट का। अब उनकी बाकी कुंडली सेम है, उनका फर्क क्या होता है, इसमें आता है कि आपका प्लैनेट का नक्षत्र के बाद होता है सब लॉर्ड। वो सब लॉर्ड सबका चेंज होता है। तो जो सब लॉर्ड है वो हर मिनट पे, हर 30 सेकेंड 1 मिनट पे चेंज हो जाता है सब लॉर्ड। अच्छा। तो वो सब लॉर्ड जो है वो डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनी। तो इसमें टाइम रेक्टिफिकेशन भी होता है। जैसे अब हमारे टाइम पे, पुराने टाइम पे डिजिटल वॉच तो थी नहीं, तो इसमें क्या होता है, हमें टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। कुंडली में जो आपका 4th कारक होता है, मतलब डिग्री में जो 4थे नंबर पे प्लैनेट होता है, उसको कहते हैं मातृ कारक, माँ का कारक। वो D24 जब हम डिवीजन करते हैं उसमें पंचम घर में होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी टीचर कौन होती है, माँ। करेक्ट। तो मातृ कारक उसी 5th हाउस में होगा। अगर नहीं होगा तो हम वो टाइम रेक्टिफिकेशन करके उसको हम सेट करते हैं। तो एग्जैक्ट आपके बर्थ चार्ट को पहले आपको रेक्टिफाई किया जाता है, और उसके बाद आपका सब लॉर्ड चेक करके। तो ये बहुत डिटेल्ड साइंस है यार, साइंटिफिक है इसमें। हाँ, बहुत डिटेल साइंस है, मतलब बातों से समझ में आ रहा है कि इट्स वेरी डिटेल्ड। सिर्फ ये नहीं है कि एक आपका लगन चार्ट है, लगन चार्ट के अलावा आपके बहुत सारे डिविजनल चार्ट होते हैं। अगर आपको अपना लक देखना है, आपको अपना मैरिड लाइफ देखनी है, तो आपको D9 चार्ट में जाना पड़ेगा, उसको 9 डिवीजन करके। Correct. आपको अपना प्रोफेशन देखना है तो उसके D10 चार्ट होता है, उसको 10 डिवीजन करना पड़ता है। ऐसे 150 इसके डिविजन्स हैं। इसके अलावा प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स में डिग्री वाइज आत्म कारक से लेकर दार कारक तक, मतलब 7 कारक हैं आपके अलग। तो वो बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सब कुछ देख के ये नक्षत्र, सब लॉर्ड, सबको चेक करना पड़ता है। प्लैनेट कौन सी डिग्री पे बैठे हुए हैं वो चेक करना पड़ता है।
उसके बाद आप किसी तरीके की कोई प्रोडिक्शन कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, जैसे आपने कहा कि कर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि कर्म करें या फिर डेस्टिनी में जो लिख दिया गया है वो ही मिलेगा हमें। तो इसका क्या जवाब है? देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी एक काम को बहुत टाइम तक करते रहते हैं। तो दशाओं का होता है, जैसे एक दशा किसी प्लेनेट की चलती है तो इंसान बहुत बड़ा स्टार बन गया। जैसे दशा चेंज होगी वो इंसान वही इंसान है, टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, वो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर तो उसकी टीचिंग बहुत चल रही है, बहुत स्टूडेंट है उसके पास, लेकिन जैसे ही दशा चेंज होती है वही टीचर वही टीचिंग, लेकिन स्टूडेंट गायब हो जाते हैं या इसका ओके। स्टारडम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लैनेट पर्टिकुलर टाइम पर आपको एक पर्टिकुलर कर्म डिसाइड करता है कि ये कर्म करोगे तो मैं आपको सक्सेस दूंगा, ये कर्म करोगे तो मुझे आपको सक्सेस नहीं। तो प्लैनेट आपको कर्म करने के लिए कह रहा है कि अगर आप ये कर्म करोगे तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो मैं पीछे खींच लूंगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको क्या हेल्प करती है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर्म करने हैं। जैसे शाहरुख खान था, शाहरुख खान का वो पर्टिकुलर 16 ईयर का जुपिटर जब उसका चला 92 से 2008, वो उस पर्टिकुलर टाइम में एक्टिंग करता तो सक्सेसफुल होता, लेकिन अगर उस टाइम पे बाई चांस वो कॉर्पोरेट में जाके स्ट्रगल कर रहा होता तो कॉर्पोरेट एक मतलब ऑलमोस्ट डिफरेंट चीज है, क्योंकि अगर आप देखो तो हाउसेज अलग अलग प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ शाहरुख खान जॉब में सक्सेसफुल नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी आपको क्या हेल्प करती है, टैलेंट तो आप लेके पैदा होते हो, आप एक्टर हो तो हो, अच्छा ठीक है, ओके। के अंदर मार्केटिंग की क्वालिटी है, आप स्पीकर हो तो हो, लेकिन वो किस समय पर आपके वो चीज एक्टिव होगी। तो ये टाइम एक्टिव कब है, जब आप जो कर्म कर रहे हो वो पर्टिकुलर किस टाइम पे एक्टिव होगा। बहुत सारे लोग आप देखते हो कि लाइफ का पहला पार्ट में वो नौकरियां कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ये प्रोफेशन वो प्रोफेशन, किसी में सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ समय चेंज होता है और वो जो करता है उसमें सक्सेसफुल होता चला जाता है। भरत, मुझे बताओ क्या एस्ट्रोलॉजी इस मामले में भी हेल्प करती है कि आपको जिंदगी का कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए? समझ लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मैंने आपका चार्ट देखा और उस चार्ट में मैंने बोला कि हिमांशु यार यू आर अ वेरी गुड एक्टर, समझ लो तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो मैं कहूँगा यार इस समय तुम मोटिवेशनल स्पीकिंग करोगे तो ठीक है, वो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, लेकिन सक्सेस तुमको एक्टिंग से मिलने वाली है, क्योंकि प्लैनेट्स ऐसा बता रहे हैं। ये प्लैनेट्स तुम्हारे 5th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, और 5th हाउस होता है एंटरटेनमेंट, 6th हाउस है आपका नौकरी जॉब, आप जो नौकरियां करते हो, आप जॉब करते हो, और मोटिवेशनल स्पीकिंग आपकी होती है 2nd हाउस से। अब आप 2nd हाउस में, क्योंकि जब 5th हाउस एक्टिव है तो 2nd हाउस उससे 10th है, तो वो चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता। अगर आप ऐसे समय पर नौकरी करने जाओगे, वो 6th हाउस है और एक्टिव 5th हाउस है, तो 6 से 12th हो गया, तो मतलब आप उसमें तो नौकरी तो आप जहां जाओगे छोड़ते जाओगे, आप कहीं सक्सेसफुल नहीं होगे नौकरी में। तो आपका कौन सा हाउस एक्टिव है ये आपको एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है कि आपको इस समय करना क्या है। और मैं वही बोलता हूँ कि हर इंसान के अंदर कई क्वालिटीज होती हैं, ऐसा नहीं कि एक्टर है तो सिर्फ एक्टिंग ही आती, तो वो होता है, वो बैकअप प्लान आपकी लाइफ में हमेशा होता है। मुझे बताओ, ये जो हमारे हमारे जो बिलवड के रिलेशनशिप्स होते हैं आसपास के, इन द सेंस भाई बहन, हमारी वाइफ, क्या ये सब भी एस्ट्रोलॉजी चूज करती है? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, सॉरी टू से दिस, बट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ उसके हिसाब से करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज आप जब जरूरत से ज्यादा करोगे तो वो आपके लिए बुरी हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए गाइडेंस है कि आपको बेसिकली अब करना है क्या, अब आके उसका है आपको कर्म करना है। कर्म की मैंने क्या बोला कि एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन उसके बाद कर्म की प्रधानता। आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सुन के बैठ, मैं कहूंगा कि आपको एक्टिंग करनी है, आप ये बस सुनो हाँ एक्टिंग करनी, अरे भाई एक्टिंग के लिए आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना यार। सबसे बड़ी बात देखो हमारी, आपके रिलेशनशिप ही आपके प्लैनेट्स हैं सारे। पिता सूर्य, आपकी माँ चंद्रमा, आपका जो भाई है मंगल, आपकी बहन बुध, और आपके जो गुरु हैं, जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिनके अंडर आप काम करते हो, हाँ। वो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति हैं। शनि आपके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं। शुक्र आपकी वाइफ है। आप सोचो आपकी वाइफ को आप उसको इज्जत नहीं देते, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, आप कितने डायमंड पहन लो, कुछ भी रत्न पहन लो, अगर आप अपने रिलेशनशिप ठीक से निभाओ, सबको रिस्पेक्ट दो, खुश रखो ना, तो आपके प्लेनेट वैसे ही बैलेंस। और पुराने सब लोग यही बोलते थे। तो डिपेंड करता है कि आपको संगति किस में। आप आज की डेट में देखो संगति का इतना फर्क होता है, आपके आसपास हो, इट्स ऑल अबाउट योर ऑरा। अभी मैं एक्चुअली कुछ पढ़ ही रहा था जिसमें लिखा था सत्संग, मतलब सत का मतलब गुड, संग का मतलब कंपनी। तो हमें बहुत जरूरी है अपने आप को सत्संग में रहना, मतलब अच्छी कंपनी में रहना। एस्ट्रोलॉजी को आप साइंटिफिक अप्रोच लेकर इसको आप अपना गाइडेंस मैप की तरह यूज करते हैं। बेसिकली इट्स अ मैप। आपको कहीं जाना होता है तो आपको मैप यूज करते हो, मैप आप बार बार यूज नहीं करते हो आप। करेक्ट। तो मैप को आप मैप की तरह यूज करो, आपको सही गाइडेंस देगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो बड़े सारे लोगों को देखता हूँ उसको अंधविश्वास बना लेते हैं। अंधविश्वास आपको नहीं बनाना। जो चीज दिल से करोगे, जिस चीज पर फेथ होगा, वो चीज आपको रिजल्ट देगी। मैं क्या बात। कहूंगा कि ये दीवार जो है ना, ये दीवार में भगवान है,
और अगर आपका फेथ है तो भगवान आपको इसी दीवार में मिल जाएगा, और अगर क्या आपका बात फेथ नहीं है तो सही आपको ना बात है। सिद्धिविनायक में मिलेगा ना आपको महालक्ष्मी में मिलेगा, जाके वहां पर और लोगों के साथ मत्था टेकाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ नहीं होने वाला। इट्स ऑल अबाउट फेथ। इट्स ऑल अबाउट फेथ। एक बड़ी अच्छी बात भरत ने भी कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, अबाउट योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम हमेशा उसी की वजह से परेशान रहते हैं, उसी की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप अपने रिश्ते सही रखेंगे ना, तब आपके नक्षत्र अपने आप सही हो जाते हैं। आप अपनी वाइफ को बेसिकली अगर आप सही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो आपका शुक्र है, जहां से फेम आना है, नेम आना है, अगर आप सही तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं तो बात बनती है, तो आपके नक्षत्र भी सही रहते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप उनको खुशी नहीं रख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका फेम नेम भी बना रहे, तो ये ऐसा भी नहीं हो पाएगा। करेक्ट भरत? मेरे पास रिलेशनशिप को लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आएंगे ही, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी जो देख रहे हैं पूछना चाहते होंगे रिलेशनशिप के बारे में। मैं सबको यही चीज बोलता हूँ, देखो यार, ये आप बाय बर्थ आप ब्लेस्ड होते हो कि रिलेशनशिप आपका अच्छा है या रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं है, आपके चार्ट में मेंशन होता है। और जरूरी नहीं है कि दो अच्छे लोगों की आपस में बने भी। कई बार ऐसा होता है कि आपके चार्ट में ऐसा होता है कि दो अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन चार्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आप लोग आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। अब मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि लव मैरिज में क्या कुंडली मिलाना जरूरी है? तो बेसिकली कुंडली मिलाने का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि पुराने टाइम में लड़का लड़की तो मिलते नहीं थे, लेकिन जब आप लव मैरिज में हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उसके बाद आप लव मैरिज पे आ रहे हो, तो मतलब आप एक दूसरे को जानते हो, आप एक दूसरे को अच्छे से समझ चुके हो हर तरीके से, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां कुंडली नहीं भी मिलाती है तो मिलती है तो चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके थॉट तो मिल रहे हैं ना एक दूसरे से। भाई सुनो, मेरी और मेरी बीवी की कुंडली कभी नहीं मिलाई गई। मेरे माँ बाप ने कहा था कि एक बारी हो गई है, अब इतना प्यार है इतने सालों से साथ, तो अब क्या कुंडली मिलानी, अब शादी कर लो। दो शादी हम किससे करते हैं? शादी हम उससे इस बात पे नहीं कर लेते कि हम इसे बहुत प्यार करते हैं। सही बात। शादी हम इसलिए करते हैं कि इस लड़की के साथ भाई मैं हर हालत में कंफर्टेबल हूँ, मैं बिल्कुल सही। मैं सुबह सो के उठूंगा तो मुझे इसके सामने कुछ फेक नहीं करना। तो आप ये कंफर्ट जोन आपका होना बहुत जरूरी होता है, तब आप लव मैरिज की तरफ जाते हो। आफ्टर मैरिज मुझे लव मैरिज के बाद भी कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं यार पहले बहुत अच्छा था, आज उतना अच्छा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कई बार कि जब तक आप अफेयर में होते हो, जब तक आप रिलेशनशिप में होते हो, तब तक तो आपका 5th हाउस एक्टिव होता है, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, शादी हो जाती है, तो आपका 7th हाउस एक्टिव हो जाता है। 7th हाउस होता है आपकी स्पाउस का, वाइफ हो जाती है। 7th हाउस अगर अफेक्टेड है, तो मैंने बहुत बड़े सारे रिलेशन ऐसे देखे जब तक वो लव में थे, अफेयर में थे, तो वो बहुत खुश थे। शादी में आने के बाद उनके आपस में बननी बंद हो गई, मतलब उनके रिलेशनशिप आपस में स्पॉइल हो गया। तो ऐसे में अगर आपको पहले से पता है कि यार ये चीज कुछ गड़बड़ होने वाली है, ये चीज हमारी कुंडली में है ऐसी, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, आप ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, क्योंकि कई बार आपके मैक्सिमम रिलेशनशिप खराब होने के रीजन होते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। द मोर यू एक्सपेक्ट द मोर प्रॉब्लम दे विल बी इन द रिलेशनशिप। तो एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है हर रिलेशनशिप। कई बार लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। पता होता है मेरी मम्मी गुस्से वाली है तो मुझे कितना बोलना है, पता होता है मेरे फादर कैसे, तो हम सब जगह एडजस्ट करते हैं। तो हमें वाइफ के साथ भी एडजस्टमेंट करना चाहिए, हमें अपने हस्बैंड के साथ भी एडजस्टमेंट करना चाहिए। द वे यू हैव सेड इट इज ब्यूटीफुल। किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है आपस की अंडरस्टैंडिंग, आपस की एडजस्टमेंट, आपस का अकोमोडेशन, एक दूसरे के साथ थोड़ा समझना एक दूसरे को। और इन कर्मों के साथ जब आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके नक्षत्र भी बदल जाते हैं। आप थोड़ा सा समझदारी से उन रिश्तों को ट्रीट करें। भरत, बहुत 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 मजा आया। इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम भी हमने बहुत अच्छी बातें की और इस बार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। Really, really, really enjoyed the conversation and I'm sure बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ होगा इससे। So you can also follow Bharat on Swayambhu Vastu, that's his Instagram handle and also the Facebook page as well. So अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, I'm sure he's going to help you out with that. Thank you so much. Thank you so much for watching the video. I'm glad you liked it. Please like, share and subscribe to our YouTube channel, Share and Grow Initiative. We share, we grow.